चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का बेटा पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। ठीक है, पहला नाइन्थ की शुरुआत में ही हमने फिजिक्स पढ़ लिया, एक चैप्टर हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया। आज हम बायोलॉजी का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, अच्छे से पढ़ना आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। देखो, ये जो सेल हम पढ़ने जा रहे हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ये जो सेल हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये वो सेल नहीं है जो बैटरी में लगता है और रिमोट में लगता है। हम कौन सा सेल पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल सेल के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल सेल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि देखो अपने ह्यूमन बॉडी से के बारे में पढ़ना इंसान को अच्छा लगता है। जब आप अपने बारे में पढ़ते हैं ना कि भाई हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, चीज़ें फंक्शन कैसी हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ेंगे। और देखो, 9th लेवल में शुरुआत हो रही है बेसिक से, 10th में आपको बायोलॉजी में थोड़ा और एडवांस मिलेगा, 11th में सेल का सेम चैप्टर मिलेगा थोड़े एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो 9th में तो बस ऊपर ऊपर से है चैप्टर, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चैप्टर को आराम से समझेंगे सेल के बारे में। ठीक है बेटा, अगर मैं सेल की बात करूं तो जो मैं दिख रही हूं, जैसे हम सब दिख रहे हैं, आप जैसे मुझे दिख रहे हो, मैं आपको जैसी दिख रही हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, यानी मैं बोलूं कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जिस चीज़ से मिलके बना है, जो सबसे छोटी चीज़ से मिलके बना है, उसको बोलते हैं सेल। यानी सेल किसी भी हमें बनाने में, किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को बनाने में सबसे छोटी इकाई है सेल, सबसे छोटी यूनिट है सेल। अगर मैं सेल की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो सेल को बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा लाइफ का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, आप हो गए, मैं हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगाई हो गया, ये सब किससे मिलके बने होंगे? कहीं ना कहीं इनके बॉडी में सेल ही से मिलके ये सारे लोग बने हैं। जो भी चीज़ लिविंग है वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। पहले तो मतलब समझते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, एक आराम से समझेंगे स्ट्रक्चरल क्यों बोला जा रहा है और सेल को फंक्शनल क्यों बोला जा रहा है। अभी लिखना नहीं, लिखने वाला पार्ट मैं बताऊंगी जो एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते, सवाल अलग टाइप के आएंगे, मैं बताऊंगी कैसे कैसे आता है। ठीक है, एक बात बताओ, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। जब बहुत सारे, ये आपका मान लो सेल है, एक सिंगल सेल की बात करते हैं, एक सिंगल सेल है। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं बेटा, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे बेटा? टिश्यू बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। ये चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो बेटा क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स। अपने कुछ ऑर्गन्स का नाम बताइए, छोटे छोटे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, ये सारे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल लेते हैं तो बेटा क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो ये बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अलग अलग सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में सेल हेल्प नहीं कर रहा? बिल्कुल हेल्प कर रहा है। यानी और बहुत सारे ऑर्गन मिल लेंगे तो क्या बनाएंगे? लिविंग इंडिविजुअल बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अब सुनना, मैं जैसी दिख रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल। मेरे एक सेल से बहुत सारे सेल्स मिले होंगे, टिश्यू बना होगा, ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन सिस्टम बना होगा, और ये पूरी बॉडी मेरी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रही है। यानी सेल ही क्या है? आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? सेल से ही हुई है। बात करूँ फंक्शनल की, जैसे मेरी बॉडी में ब्रीदिंग कराने के लिए लंग्स है, विंड पाइप है, नोज है, तो फंक्शन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेरे पास फूड पाइप है, माउथ है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अलग अलग एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी है, हार्ट है, ब्लड को पंप करने के लिए, किडनी है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो बॉडी का हर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फंक्शन भी क्यों परफॉर्म हो रहा है? कब होगा? जब ऑर्गन्स बने होंगे। और ऑर्गन किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? सेल से और टिश्यू से मिलके बना हुआ है। यानी मैं बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में, एक लेमैन लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ कि सब कुछ मेरा सेल ही है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में और मेरी बॉडी का फंक्शनल प्रोवाइड करने में। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल किसका है? सेल का।
तो सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत जब हमने सेल्स के बारे में पढ़ा तो सेल की डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है, कि भाई सेल को इसने डिस्कवर किया। 2-3 टर्म्स हम पढ़ेंगे बट अलग अलग थोड़े आगे चल के और डिटेलिंग में समझेंगे। डिस्कवरी की बात करती हूँ और बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाई सेल को डिस्कवर्ड किसने किया, भाई कौन है वो महान आदमी जिसने इस सेल के बारे में खोज करी। तो उनका नाम है बेटा, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, सॉरी, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। किस ईयर में किया? 1665। एक चीज तो ये आपको डेट याद करना जरूरी है, डेट याद करना जरूरी है कि किस ईयर में आपकी सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये जो रॉबर्ट हुक साहब है ना, साइंटिस्ट थे, इधर उधर रिसर्च करने का तो शौक होगा ही उनको। इन्होंने पेड़ एक ओक ट्री था वहां पे गए और जब इन्होंने सेल की डिस्कवरी की ना तो पेड़ का जो छाल होता है ना, बार्क, उसको निकाल लिया, उसको स्क्रैप करके निकाल लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। उस टाइम जो ये माइक्रोस्कोप यूज करते थे ये इनका खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पे सेल को रख के देखा ना तो उसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना बेटा, वैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इनको दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो ये बार्क है, ये जो पेड़ की छाल है, ये किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। बट जो सेल रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर्ड किया था वो बेटा डेड था। वो कैसा था बेटा? डेड, क्योंकि पेड़ की छाल होती है डेड, बार्क ऑफ टी डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था, तो आप रॉबर्ट हुक ही लिख कर आओगे, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे, 9 साल बाद कोई आए 1674 में, दैट इज एंटोने वॉन लियोनहॉक। दोनों, एक हुक है एक हॉक है, ठीक है, थोड़ा सा नाम देख लेना। एंटोने वॉन लियोनहॉक, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने भी सेल की डिस्कवरी की, क्योंकि देखो जब यहाँ सेल की डिस्कवरी हो गई ना तो लोगों में जागरूकता हो गई, साइंटिस्टों में, चलो हम भी कुछ खोज करते हैं, हम भी कुछ खोज करते हैं। एंटोने वॉन लियोनहॉक सर ने जिस सेल की डिस्कवरी की बेटा, वो सेल लिविंग सेल था। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी आपकी एंटोने वॉन लियोनहॉक ने की। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको एंटोने वॉन लियोनहॉक नहीं लिखना है, आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। अगर प्रिसाइजली पूछ के ये आता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आपको लिखना है इन 1674 एंटोने वॉन लियोनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। लेकिन जिसने सेल को ढूंढा, मेजर रोल भाई इन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद तो इन्होंने थोड़ा सा और ढूंढना चालू किया, तो नाम इन्हीं का लिखना है, ठीक है। डेड सेल था बट लिखना रॉबर्ट हुक साहब को ये, ठीक है। अब आ जाओ, अब कितने उस टाइम में ना रॉबर्ट नाम बहुत कॉमन है, देखो ये भी रॉबर्ट, तो बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, एक छोटा सा मैं डायग्राम से बताऊं आपको। फिर एक साइंटिस्ट आए 1831 में। अच्छा, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, 2 नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखना, जब सेल की डिस्कवरी हुई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर डेट नहीं भी याद होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन्होंने एक और नई चीज की डिस्कवरी की जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं, सेल की डिस्कवरी ऊपर हो गई, इन्होंने फिर आगे डिस्कवरी किया और बोला कि भाई सेल के अंदर ना एक और चीज है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये मान लो एक सेल है और हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये ऐसे सेल में होता है, ठीक है, ये सेल में ऐसा न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने बोला कि सेल तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। 1839 में एक पुरकिंजे साहब है, इन्होंने भी कुछ डिस्कवरी की, इन्होंने एक नया टर्म क्वाइंट किया जिसको बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोला इन्होंने प्रोटोप्लाज्म। ये क्या बोला है भाई प्रोटोप्लाज्म? विस्कस फ्लूइड जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। सुनना, देखो प्रोटोप्लाज्म, 2 वर्ड तुमने सुने होंगे अपनी लाइफ में, एक सुना होगा साइटोप्लाज्म, एक सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। देखो आज सिंपल से बताते हैं, दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं आइडिया देकर चलूं कि भाई ये क्या बला है, क्या है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जो भी लिविंग कंपोनेंट होता है, किसी भी सेल के अंदर जो भी लिविंग कंपोनेंट होता है, जैसे सेल के अंदर बेटा क्या क्या होता है, बताओगे कोई? बहुत बढ़िया, और क्या क्या होता है?
नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स में सब आ गया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ठीक है। और सेल वॉल इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, सेल वॉल इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट। मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, सिंपल शब्दों में बताऊं, किसी भी सेल के अंदर जो भी लिविंग चीज है उसको एक साथ हम अलग अलग करके नहीं बोलेंगे, उन सबको बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। अगर बात करूं, सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है, न्यूक्लियस लिविंग कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो भी लिविंग कंपोनेंट है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी एक लिविंग कंपोनेंट है। यानी किसी भी सेल के अंदर जितनी भी लिविंग चीजें हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, सिंपल शब्दों में। तो प्रोटोप्लाज्म किसने ढूंढा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकिंजे, ठीक है। विच एक एक तरीके से उन्होंने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड की तरह से लेके उन्होंने बोल दिया, बट ये लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, मैं ये दो लाइन बेटा बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोग ये दोनों को हम सेल थ्योरी में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही आप लोग को। मैं एक बार फिर सम अप कर दूँ, मैंने क्या बताया, सेल के बारे में बताया कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, क्यों है, दोनों बता दिए। और कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कवरीज के बारे में जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब सारे बच्चों को याद होना चाहिए, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, एंटोनियो वॉन लियनहॉफ। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट बॉर्न। एंड हु टर्म द क्वांट प्रोटोप्लाज्म, दैट इज पुरकिंजे। अभी तक आपको बस इतना याद होना चाहिए, पहले इतना आप लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए, तो हमने कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम सेल थ्योरी के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी सब छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है। एक सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एक है शिल्डेन और एक है श्वान, ठीक है। ये दो एस करके है, एस स्क्वायर रख लो, शिल्डेन एंड श्वान, ठीक है। एक इनमें से बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट वगैरह पे स्टडी करता है, एक इसमें जूलॉजिस्ट था जो एनिमल वगैरह पे स्टडी करता है, ठीक है। इन दोनों ने क्या बोला, इन दोनों ने एक थ्योरी दी, एक स्टेटमेंट दिया, और ये बोला ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों ही है, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल बात सही है। अभी हमें पता है कि हम किस चीज से बने हैं भाई, सेल से बने हैं। तो यही बात इन्होंने बोली कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और इसी को हम बोलते हैं, छोटा सा ये एक लाइन का स्टेटमेंट को बोलते हैं सेल थ्योरी। दिया किसने, शिल्डेन एंड श्वान ने, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अब ये थ्योरी को बेटा, इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, गलत नहीं साबित किया। ये मत सोचना कि भाई शिल्डेन एंड श्वान की थ्योरी को गलत कर दिया, नहीं। उन्होंने वर्काउ साहब ने, रुडोल्फ वर्काउ साहब ने जो थ्योरी दी थी शिल्डेन एंड श्वान साहब ने, इनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एक और वर्ड ऐड कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि ऑल दिस सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी नया सेल आ रहा है, मान लो ये एक सेल है, तो ये कहाँ से आया होगा, ये एक दूसरे सेल से आया होगा, ये एक दूसरे सेल से आया होगा, ठीक है। ऑल दिस सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इससे ये सेल बना, फिर इससे ये सेल बना, तो सारे सेल किससे आ रहे, पुराने सेल से ही आ रहे हैं। प्री, रुक जाओ, सवाल नहीं, सिर्फ सुनो, ठीक है। ऑल दिस सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, हर बार एक सेल से ही अलग अलग सेल्स बनते जा रहे हैं। तो इस थ्योरी को, जो ऊपर वाली जो थ्योरी थी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किसने किया, तो वर्काउ साहब ने बोला ऑल दिस सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये तो हम हिंदी अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन्होंने इसको अपनी लैटिन लैंग्वेज में बोला था, इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इन्होंने अपने लैंग्वेज में ये जो लिखा है ना, ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको इन्होंने लैटिन वर्ड में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब एग्जाम में सवाल कैसा होता है, व्हाट इज सेल थ्योरी, हु क्वाइंड द सेल थ्योरी, सिंपल सा आ जाएगा, हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्काउ। और लैटिन में कैसे होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है, एमसीक्यू में पूछेगा। तो ओमनी सेलुला और ई सेलुला का मतलब होता है ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेल थ्योरी, ठीक है। चलिए, सेल थ्योरी को पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे बेटा। अब हम सेल के बारे में और डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं सेल के बारे में पढ़ना। अभी हम सेल में कुछ डिविजन्स को देखेंगे थोड़ा हम सेल के शेप के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि मतलब देखो सेल के शेप के बारे में पढ़ेंगे,
सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे और सेल के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि मैम सेल तो ऐसा गोल ही होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल के बहुत अलग अलग शेप भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये शेप में कैसा है बेटा, बाइकॉनकेव है और राउंड है। बाइकॉनकेव है और राउंड है। कॉनकेव कैसे समझेंगे, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, 10th में पढ़ेंगे तो और चीज़ें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो पूरा समझाने का मेरा ये मतलब है कि सेल ज़रूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में जो इमेज आती है सेल का मतलब गोल और बीच बीच में न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। सेल अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। मैं बात करूँ नैरो और लॉन्ग, बड़े बड़े, हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉलुमनार इपिथेलियम, इसके जो सेल्स होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है। तो नैरो और लॉन्ग, ठीक है। ब्रांच्ड नर्व सेल्स, सबने देखा होगा नर्व सेल्स का डायग्राम, ठीक है। तो नर्व सेल्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। उनमें ऐसे उनके निकले रहते हैं, ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, डेंड्राइट्स उनके निकले रहते हैं, ठीक है। और एक सेल होता है जिसे हम मसल सेल बोलते हैं, वो होता है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। स्पिंडल शेप में डायग्राम आपको आगे दिखाऊंगी तो पता चलेगा। मतलब पूरा कहने का ये मतलब है कि सेल ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल शेप का होगा, सेल अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी में साइज की बात करते हैं। साइज में आप सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपका माइकोप्लाज्मा। ये बेटा एक तरीके का बैक्टीरिया है, ये बेटा एक तरीके का बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का जो सेल है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और इस माइकोप्लाज्मा को बेटा पीपीएलओ भी बोला जाता है, पीपीएलओ। इसका एक और नाम है, या तो माइकोप्लाज्मा बोल दो, एग्जाम में आएगा विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप लिखेंगे माइकोप्लाज्मा। एक तरीके का ये बैक्टीरिया है और इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। फुल फॉर्म अगर मैं लिख दूं तो इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जानवरों में निमोनिया वगैरह कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बैक्टीरिया, और इसका सेल कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में तो वो है आपका ऑस्ट्रिच का, ठीक है। लार्जेस्ट सेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। अगर ह्यूमन बॉडी में बात करूँ लार्जेस्ट सेल की, तो अगर ह्यूमन बॉडी में बात करूँ लार्जेस्ट सेल की, तो ह्यूमन बॉडी में बात करूँ लार्जेस्ट सेल की, दैट इज ओवम, ठीक है, ओवम, एग सेल। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल होता है एग सेल, स्फेरिकल होता है, बहुत बड़ा होता है। फीमेल जो एग रिलीज करती हैं अपने ओवरी से उसको हम बोलते हैं एग सेल। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है आपका ओवम या एग सेल, और लार्जेस्ट सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड में है आपका ऑस्ट्रिच का एग। स्मॉलेस्ट है आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हमने सेल के शेप के बारे में पढ़ा, सेल के साइज के बारे में पढ़ा। लास्टली एंड इंपॉर्टेंट, सेल के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। बेचारे बहुत ही गरीब टाइप के हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, यानी उनकी बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा है वो एक ही सेल सारा फंक्शन कर रहा है। चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, वो एक ही सेल पे सोचो कितना लोड है सारा काम करने का। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक टाइप का सेल होगा, सिर्फ एक ही सेल होगा, इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओनली वन सेल बोल लो या सिंगल सेल बोल लो, ठीक है। एग्जाम्पल में है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। इनकी बॉडी में एक ही सेल है, बेचारे एक ही सेल से सारा काम करते हैं, जिंदा रहने का सारा फंक्शन कहते हैं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है ही नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ध्यान से सुनेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, जब हमें घर बनाना होता है बेटा, तो क्या एक आदमी घर बनाता है, क्या एक लेबर घर बनाता है? नहीं, बहुत सारे मजदूर आते हैं घर बनाने के लिए, सबका काम बांट दिया जाता है कि भाई तू टाइल्स लगाएगा, भाई तू बाथरूम की फिटिंग देखेगा, भाई तू छत की फिटिंग देखेगा। अब एक ही आदमी पे सारा काम दे दिया जाए तो कितना लोड होगा। सेम वैसे ही तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है ही नहीं, एक ही आदमी सारा काम कर रहा है, ठीक है, सारा फंक्शन उसी को परफॉर्म करना है। लेकिन मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं, जैसे हम लोग, एक छोड़ो, दो छोड़ो, हजार छोड़ो, हमारी बॉडी में मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में हर चीज़ परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल बने गए हैं बॉडी में। तो हम कौन से ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है? प्लांट्स और एनिमल्स, और हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा?
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। हर बॉडी में हमारा डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम असाइन है, जो डाइजेशन का काम होगा सिर्फ वही करेंगे। रिस्पिरेशन करने के लिए हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम असाइन है। सर्कुलेशन करने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम असाइन है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग चीज़ें डिवाइड करके, डिवीजन करके रखा है कामों का, बट यहाँ इनका अंदर कोई भी डिवीजन नहीं है। तो इस पर सवाल आता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, राइट द डिफरेंस इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो 2 पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट। पहला तो लिखोगे यूनि मतलब सिंगल सेल से बने हैं, मल्टी मतलब मैनी सेल से बने हैं। दूसरा लिखोगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। और लास्ट में एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये आपका खत्म हुआ, सेल का शेप पढ़ लिया, साइज पढ़ लिया और सेल का नंबर पढ़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा मज़ेदार बनेगा, आपका पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ा सेल के बारे में पढ़ा, सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, और छोटे बने हमने सेल के शेप देखा, साइज देखा और सेल का नंबर देखा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम जानने वाले हैं कि भाई सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर जो चीज़ें वो फंक्शन कैसे करता है। तो ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि भाई सेल के अंदर अब क्या क्या है। हमें तो पता है कि हम बने सेल से हैं, लेकिन अब इस सेल में क्या क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा दुनिया का, उसके अंदर 3 चीज़ें कॉमन देखने को आपके मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेंगी, ध्यान से देखेंगे। ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली, बातें नहीं बिल्कुल चुप, ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है इसको बोलेंगे बेटा हम सेल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ लिख रही हूँ बड़ा करके, दिस इज कॉल्ड सेल। इस लाइन से रेड कलर से नहीं लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं वाइट कलर से, आ जाओ, लिखते हैं जो सबसे आउटर कवरिंग है इसे हम बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा एक प्यारा सा नाम है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में कह लो पीएम और सीएम एक ही चीज़ है, ये पीएम हो गए, एसएसटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये सीएम हो गए, ये एक ही चीज़ है। सबसे आउटर कवरिंग किस चीज़ से बनी है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस पूरे सेल के बीच में एक और पार्ट है, बीच में एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा इसको बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस किसी सेल के सेंटर में होगा, न्यूक्लियस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो किसी भी सेल के बीच में एक बड़ा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, और लास्ट में ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये मैं अगर पूरा ये पूरा कवर कर दूं, पूरा ये कवर कर दूं ये पूरा पार्ट, तो यहाँ भरा है फ्लूइड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा है बहुत सारा फ्लूइड, और इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म, और इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुझे ये 3 चीज़ तो पक्का देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बीच में होता है सेंटर पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये 3 स्ट्रक्चरल चीज़ें तो हमें किसी भी सेल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये बहुत आउटर कवरिंग है, अभी हमने पढ़ाया आउटर कवरिंग है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। जैसे अब मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही है, ये रेड वाला पार्ट भाई बाहर है, तो ये चाहेगा कि जो चीज़, अगर इसका काम होगा कि सेल में किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ इसके परमिशन के बिना नहीं जा सकता, यानी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आउटर कवरिंग है। दूसरा क्या कहना चाहता है, ये बना है बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बाइलेयर, 3 चीज़ों से मिलके बना है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, और लिपिड की बाइलेयर है, यानी 2 लिपिड की लेयर है। लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फैट्स वगैरह। ठीक है, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, याद रखना, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है और लिपिड के लेयर से बना है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर। समझाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही एक टाइप से नखरे वाला है ये, ठीक, बहुत इसके नौटंकी है। ये क्या कहता है कि मैं जिसको चाहूँ, अगर अभी मुझे बोल दिया जाए कि मैं जिसको चाहूँ उसको इस क्लासरूम में एंट्री दूँ कि भाई तुम बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना कि मुझे किसको रखना है इस क्लासरूम में, मैं बोलूँगी नहीं सिर्फ तुम आ सकती हो, नहीं तुम भी बाहर जाओ,
मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को एंट्री दे रही हूँ और सेलेक्टेड लोगों, नहीं तुम बाहर चले जाओ, सेलेक्टेड लोगों को एग्जिट दे रही हूँ। ऐसी ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, वो चाहेगी तो कोई सेल के अंदर आ सकता है, वो चाहेगी तो कोई सेल के बाहर जा सकता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल है, बहुत सेलेक्ट करेगी चीज़ों को कि जितने लोग हैं, मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी मेरा मन मैं इसको एंट्री दूँ, मेरा मन मैं नहीं दूँ, मेरा मन कोई अंदर बैठा है तो मैं जब परमिशन दूंगी तभी तुम बाहर जा सकते हो। अब मैं बोलूँ मैं परमिशन दूंगी तभी क्लास ओवर होगी, मैं परमिशन दूंगी तभी तुम लोग अंदर आ सकते हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वैसा है, कोई भी चीज़ बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लिए बिना नहीं आ सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है नेचर में, सेलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल है और फ्लेक्सिबल है नेचर में, फ्लेक्सिबल है नेचर में, ठीक है। बाकी अब पूछा जाता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनता है कि why plasma membrane is called selectively permeable membrane, because it allow certain material to entry or exit from the cell, ठीक है। जैसा जैसा ये किसी खास चीज़ों को ही एंट्री देगा और एग्जिट देगा सेल का, इसलिए वो सेलेक्टिवली परमेबल है। बाकी हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल रिप्रेजेंट टू पार्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या मैं टू पार्ट्स ना बोल के मैं ये बोलूँ प्रोटोप्लाज्म रिप्रेजेंट लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। लिविंग कॉम्पोनेंट के अंदर बेटा आपका आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म, आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड भरे हैं वो सारी चीज़ें। तो जो भी सेल में लिविंग पार्ट हैं उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एक साथ क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पार्ट। पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, आ जाओ। अब थोड़ा सा मैं इसको बैक कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा यहीं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे दूँ। अब एक बात बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है बेटा, किसी चीज़ को अंदर या बाहर कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं यहाँ लिखती हूँ, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बेटा ये क्या कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये बात मानते हो तुम लोग, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेएबल है। ट्रांसपोर्ट बेटा दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनना, दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक बच्चा लोग होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सच बताऊं तो 9th में आपको दोनों चीज़ों के बारे में, एक्टिव और पैसिव के बारे में ज़्यादा लिखने को बिल्कुल नहीं आता है। आपने एक्टिव पैसिव थोड़ा कम सुना होगा, मैं ये मानती हूँ, बट आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, मैं जो अभी लिखने जा रही हूँ, आपने ये ज़रूर सुना होगा, आपने सुना होगा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, ये ज़रूर मेरे सारे बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है बेटा, अब तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि हमें जो ट्रांसपोर्ट पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या पार्ट है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल शब्दों में बताऊं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की एनर्जी की यूज़ नहीं होता, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कोई भी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सा, पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बाकी बहुत डिफरेंसेस हैं, ये स्लो होता है, ये रैपिड होता है, बट वो सब छोड़ो। पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई एटीपी नहीं लगेगी खर्च ट्रांसपोर्ट करने में, बट यहाँ लगेगी। तो अब हम पैसिव पढ़ेंगे और स्पेशली क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। तो आते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे। देखो डिफ्यूजन का मतलब है, पहले मैं चीज़ों से डायग्राम से समझाऊं, थोड़ा कम गोल बना बट ठीक है। ये मान लो, आपको मैं नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सेल के बाहर, ये सेल का अंदर है, ठीक है, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ होगा। अभी मान लो सेल के बाहर बहुत सारे ऑक्सीजन है, सेल के बाहर क्या है बेटा, बहुत सारे ऑक्सीजन है। आपको एग्जांपल से ही समझा रही हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत सारे ऑक्सीजन है और सेल के अंदर है बहुत कम ऑक्सीजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, मैं ये क्या कह सकती हूँ कि बाहर सेल के बाहर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, ये बोल सकती हूँ, और सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, सिंपल। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जहाँ जो चीज़ कम होगी
मतलब जहाँ जो चीज़ ज़्यादा होगी वो कम वाले तरफ से आएगा। जैसे घर में आपने फील किया होगा, जिसके भी सिबलिंग्स होंगे तो मम्मी पापा कहते हैं छोटा है उसको दे दे, उसके पास कम है, तेरे पास तो इतना सारा है ना। ऑफकोर्स घर में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है, चीज जहाँ जो चीज ज्यादा है वो कम की तरफ आएगी, यानी चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से ये सारी की सारी ऑक्सीजन बोलेगी भाई सेल को जरूरत है ऑक्सीजन की, ये सारी की सारी ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर कर जाएगी। तो मैं बोलूंगी यहाँ कौन सी प्रोसेस हुई, किस प्रोसेस से एंटर हुई, डिफ्यूजन से एंटर हुई, ठीक है। एक चीज और देखना, अब मान लो सेल के बाहर, अब मान लो सेल के अंदर ज्यादा क्या है, सेल के अंदर ज्यादा है मान लो CO2, सेल के अंदर ज्यादा है मान लो CO2, बहुत सारा CO2 है सेल के अंदर, और सेल के बाहर है CO2 कम। फिर वही बात, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करेंगी, तो ये क्या करेगा, ये मेरा जो अंदर बहुत सारा CO2 है ये बाहर मूव कर जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। तो इतना आप लोग को समझ में आया, जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। एक चीज और, ये ट्रांसपोर्ट भी सेल के आर पार हुआ है, मतलब बाहर से चीजें अंदर आई हैं, यहाँ भी अंदर से चीजें बाहर गई हैं। अब मान लो थोड़ा सा मैं और बता दूं क्लियरिटी के लिए आप लोग को, थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको क्लियरिटी के लिए। मान लो यहाँ बहुत सारा ग्लूकोज है, ठीक है, आप लोग को बस समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है, यहाँ भी ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज, बहुत सारा। सेल के इस पार्ट में बहुत सारा ग्लूकोज है और सेल के इस पार्ट में बेचारा सिर्फ 2 ही ग्लूकोज है। मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला सब ग्लूकोज जो सेल के इस वाला पार्ट का ग्लूकोज है सब कहाँ भागेगा, इधर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो बेटा मैं बोलूँगी यहाँ भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सेल के अंदर बाहर ही हो, सेल के अंदर अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो भी हम डिफ्यूजन बोलेंगे। सिंपल शब्दों में तो भी हम डिफ्यूजन बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ चीजें सेल के अंदर ही मूव करी बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस हो रही है बेटा वो मुझे तीनों में ही देखने को मिलेगी। डिफ्यूजन प्रोसेस बेटा मेरा सॉलिड में भी मुझे देखने को मिल सकता है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ जस्ट अ मिनट। डिफ्यूजन प्रोसेस बच्चा लोग मुझे सॉलिड में भी देखने को मिलेगा, मुझे लिक्विड में भी देखने को मिलेगा, और बेटा मुझे गैसेस में भी देखने को मिलेगा, यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मुझे तीनों में ही देखने को मिलेगा डिफ्यूजन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन और CO2 का इन और आउट होता है बॉडी में वो किस प्रोसेस से होता है, तो डिफ्यूजन। लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम बना के करो, बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बढ़ा दिया सिंपल डिफ्यूजन जो हमने अभी पढ़ा, हायर टू लोअर। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है बट सुन लो क्योंकि मैं लिखा हुआ है तो मैं बता देती हूँ। एक तो सिंपल डिफ्यूजन जो हमने अभी पढ़ा, क्या कोई मेहनत करी यहाँ पे, क्या कोई एनर्जी लगी, क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। एक होता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मान लो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, वैसे थोड़ा सा जाने की जरूरत है, कुछ सिलेबस में का बात नहीं। मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ मान लो कोई सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अंदर ये है बहुत कम। मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बेटा अब इस मूवमेंट के लिए चाहिए थोड़ी सी मदद। अब ये अपने आप नहीं हो पा रहा, ये अपने आप ये जो ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन वो अंदर मूव नहीं कर पा रहा अपने आप, इसको चाहिए होता है कुछ स्पेशल हेल्प, इसको चाहिए होती है कुछ स्पेशल हेल्प, कुछ स्पेशल कैरियर जो इनको मूव करने में मदद करेंगे, जो इनको मूव करने में मदद करेंगे, ये अपने आप नहीं हो पा रहा। तो ऐसे वाले डिफ्यूजन को बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड, यानी ये जो 3 चीज़ मैंने बनाई ना, ये इनको इसको इस पर बैठाएगा और इसको अंदर की तरफ लाएगा, हेल्प करेगा इसको डिफ्यूजन करने में। तो इस एक तरीके से ऐसे डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये जो मैंने बनाया ना, ये ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं जो चीज़ों को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने में मदद करते हैं। तो डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया, हमें तीनों स्टेट में देखने को मिलता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, और हमें सिंपल डिफ्यूज़न ये जो O2 और CO2 वाला बनाया था ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, समझ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया बेटा। अब आ जाओ, एक चीज़ याद रखनी है कि डिफ्यूज़न मुझे सॉलिड में भी देखने को मिलेगी, लिक्विड में भी देखने को मिलेगी, और गैसेज में भी देखने को मिलेगी, ठीक है।
सॉलिड का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, कभी आप बोर्ड पे लिख के छोड़ दो, ठीक है, नॉर्मल जो वाइट बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड, लिख के आप चौक से लिख के छोड़ दो, बहुत दिन तक रब मत करो, वो फिर इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ताकि वो क्या सॉलिड के पार्टिकल्स बोर्ड के पार्टिकल में डिफ्यूज कर गए, काफी मेहनत लगेगी आपको इरेज करने में। तो ये एक सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आ जाते हैं ऑस्मोसिस, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में हो रही है। बट ऑस्मोसिस की बेटा जब भी मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगी वाटर की, मैं बात करूंगी बेटा लिक्विड की, यानी जब सॉलिड और गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या बोल देंगे हम, डिफ्यूजन बोल देंगे। लेकिन अगर मैं स्पेशलाइज्ड करके बोलूं कि लिक्विड या वाटर, लिक्विड है और वाटर है, इन चीज़ों का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो मैं उसको ऑस्मोसिस बोलती हूँ, ठीक है। बाकी ये भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ मेरे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, बहुत आराम से समझना, ये बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि मैम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क क्या है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। आउटसाइड द सेल द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, ज़्यादा है, और इनसाइड द सेल अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, ठीक है। क्या होगा बच्चा लोग, ट्रांसपोर्ट होगा। अब होगा क्या कि जो बाहर, जो हाई कंसंट्रेशन में है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यहाँ भी वही सीन है, तो बाहर जितने भी वाटर है वो सब अंदर मूव कर जाएंगे। अब इस वाले केस में हम बोलेंगे कि जो ये मूवमेंट हुआ है, जो ये ट्रांसपोर्ट हुआ है बाय द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है। एक और केस सुनना, मान लो एक और केस सुनना, मैं और डिफरेंस समझा रही हूँ कि ऑस्मोसिस, हम ऑस्मोसिस कब बोलेंगे स्पेशली, तो यहाँ हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब मान लो अब हुआ यूं कि मेरे सेल के इस पार्ट में, सारे बच्चे देखेंगे पहले फिर लिख लेंगे, यहाँ पे मैं टॉपिक खत्म करूंगी, मेरे सेल के इस पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, अब इस पार्ट में मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है इधर, ठीक है, क्या होगा, सॉरी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ देखेंगे, अब मेरा ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करेगी। बट मैं इस वाली प्रोसेस में, जब मेरा इस पार्ट, सेल के इस पार्ट से इस पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स गया है, तो मैं बेटा बोलूंगी कि मेरा यहाँ ऑस्मोसिस नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुई है, ठीक है। ये वाला जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ये डिफ्यूजन से हुआ है, बट जो मेरा ये वाला ट्रांसपोर्ट हुआ था बेटा, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से हुआ था। तो मेनली समझने वाली बात यह है कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ये बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके होनी चाहिए। अगर यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। अगर कोई वाटर सॉल्वेंट या लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर करेगा या क्रॉस करके एग्जिट करेगा तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस हुई है। यानी ऑस्मोसिस कैसे होना चाहिए, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इसको हमेशा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आना है। बट यहाँ क्या कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस हुई है, नहीं हुई है, तो इसे हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे। लेकिन लिक्विड है ये भी, बट यहाँ वो क्रॉस नहीं हुई है, तो इसे हम डिफ्यूजन बोलेंगे। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इतना आप लिख लेंगे। एक चीज और, अब ध्यान से देखेंगे, अब एक और चीज़ समझ आ रही, ये तो मैंने आप लोग को समझा दिया, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं एक और चीज़ आप लोग को साथ में समझा दूं। अब हुआ यूं, अब सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, सेल के बाहर कम पानी है, ठीक है। क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, 2 टाइप है ऑस्मोसिस के, 2 प्रकार है ऑस्मोसिस के। फर्स्ट वन इज इंडो ऑस्मोसिस एंड सेकंड वन इज एक्सो ऑस्मोसिस। जब कोई वाटर मॉलिक्यूल, जब कोई लिक्विड, जब कोई सॉल्वेंट सेल के अंदर एंट्री करता है, जब कोई मूवमेंट सेल के अंदर होता है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चा लोग इंडो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर, इंडो मतलब एंटर, इंडो ऑस्मोसिस। जब कोई मूवमेंट सेल के अंदर होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, वो क्या है, एंडो ऑस्मोसिस है। वैसे ही एक्सो, एग्जिट से
एक्सो, बाहर निकल गया। जब कोई वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर होगा, जब कोई वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर होगा, जब कोई वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर होगा, तो ऐसे ऑस्मोसिस को बोलेंगे हम एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है सारे मेरे बच्चों को? बिल्कुल क्लियर, लिख लोगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ दिस सेल। यहाँ हमने खत्म किया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।